जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 4 हमारा टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज के लेक्चर में आपकी जो प्रॉब्लम्स है अगर एक्सटेंडेड एनालिसिस में उनको डिस्कस करेंगे, वरना फिर हम पास्ट पेपर्स आईकैप के पास्ट पेपर इस चैप्टर 4 के हवाले से जो है क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताइए इंडिफरेंस कर्व एक्सटेंडेड एनालिसिस, आपने तीनों डायग्राम ड्रॉ कर ली जो मैंने कहा था। एक दफा नॉर्मल गुड के साथ एक्सटेंडेड एनालिसिस, एक दफ़ा इन्फीरियर और फिर एक दफ़ा गिवन गुड के साथ। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी किस्म की? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली ड्रॉ हो गई थी। चलिए जी जी पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करते हैं ना, इसको टेंजेंट करना। जी जी वो टेंजेंट करती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आपके पास फुट्टा है, फुट्टे के साथ आप उसको टेंजेंट ड्रॉ करें वो ठीक होती है। तो वो टेंजेंट बिल्कुल उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे वो पहला ओरिजिनल नंबर होता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। नहीं दिखाइए किससे कभी ये प्रॉब्लम है। सर ये मैंने आपके साथ धांधली कर लिया था। नहीं मैंने कोई धांधली नहीं की, ऐसे ना करें, मेरे पे इल्जाम ना लगाए। तो ये ठीक है, तो सही ड्रॉ किया आपने। ये टेंजेंट है, थोड़ा सा आगे करना। हाँ, ये आपने सिर्फ ये इसके साथ टेंजेंट नहीं करना, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे नहीं करना, उससे थोड़ा सा आगे चल के तो आपने टेंजेंट करवाना उसको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हों उसे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे टेंजेंट करवाने के बाद मज़ीद नीचे लेके आना। वो मज़ीद नीचे आएगा तो फिर आपको टेंजेंट नेक्स्ट टेंजेंट करने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगी। ठीक, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में अगर तो आप कर्व बनाते हुए उसको यहाँ पे लाके आपने उसे आगे कर लिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब यहाँ पे आप टेंजेंट नहीं करवा सकेंगे जगह कब। आपने जब यहाँ पे टेंजेंट करवाता है उसके बाद उसको नीचे लेके आना, समझ, यहाँ पे फिर आपको जगह मिल जाएगी नीचे आके। समझ रहे पॉइंट को? यानी आपने टेंजेंट करवा के भी उसको थोड़ा कोशिश करें कि नीचे लेके आए। हाँ बिल्कुल ना। हाँ तो थोड़ा सा आप उसको डी को ऊपर रखें ना, जैसे डी है आपके पास दिखाइए। इस तरह की चीजें प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने जी डी को अगर आपने यहां रखने की बजाय यहां आप इसको ऐसे करें, ये समझ रहे हैं, तो वो नीचे को टेंजेंट के बाद भी थोड़ा नीचे को कर्व होना चाहिए ताकि बाद में हम उसको लाइन खींच सके। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ज़हन में रखिए हमारा जो हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं आना चाहिए, उसी जगह पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम हमने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से आगे लेके आना है। ठीक है, आगे लेके आना है। अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि सर इंडिफरेंस कर्व में टेंजेंट का पॉइंट नहीं बनता। वो आपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व को बनाते हुए ख्याल रखना है कि टेंजेंट करवाने के बाद आपने चूंकि दूसरा भी टेंजेंट करवाना है कर्व, तो उसको थोड़ा और आगे लेके आए यहाँ पे, उसको बिल्कुल उसके साथ ही आगे, मतलब राइट साइड में ना ले जाए। इन दोनों कर्व में फर्क समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको आसानी होगी टेंजेंट बनाने के लिए, यहाँ पे मुश्किल होगी। जी और कोई क्वेश्चन? जी जी, हाइपोथेटिकल बजट लाइन एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होनी चाहिए। टेंजेंट के ऊपर आपने वैसे तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करनी है, ज्यादा अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है टेंजेंट होना। हाइपोथेटिकल में 19-20 कर सकते हैं आप। हाँ नहीं, एग्जैक्टली पैरेलल होना जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली टेंजेंट होना जरूरी है। एग्जैक्टली पैरेलल होना जरूरी नहीं है, उसमें 19-20 चल जाएगा हमारा। जी और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। इनकम इफेक्ट पे जो डायग्राम आपने बनाया था, इनकम इंक्रीज डिक्रीज का अलग-अलग है, यहाँ पे इकट्ठा बनाया डायग्राम, तो उसकी तरफ डिस्कशन समझाएंगे। नहीं, इनकम इफेक्ट अगर वो हमसे पूछता है इंक्रीज या डिक्रीज, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, और आप कह रहे हैं कि उसने एक ही डायग्राम में दोनों बता दिया, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। नहीं मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसा, अगर ऐसा किया है तो गलत किया है। दिखाइएगा। ये इस डायग्राम की बात कर, तो ये लैदा डायग्राम है ना। हाँ जी, हमने वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं करना। कर सकते नहीं मैंने आपको एक चीज से मना किया है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भैया बैठ सीधा,
आई कैप के क्वेश्चन बैंक में उसने एक्स एक्सिस पे भी इंफीरियर गुड को शो करवाया है और फिर अगली डायग्राम में उसने वाई एक्सिस पे इंफीरियर गुड को शो करवा के डायग्राम ड्रॉ की है। याद रखिए हमने ऐसे नहीं करना, हमने हमेशा जो भी इंफीरियर गुड है, सब्स्टिट्यूट है, कंप्लीट जो भी है एक्स एक्सिस पे रखेंगे। हमने हमेशा चेंज को शो करवाना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे नहीं करवाना। हमारी मर्जी है, दोनों में से जिस मर्जी पे शो करवा दें। उसने दोनों के मुताबिक दोनों ऑप्शन सिखा दिया हमें, लेकिन हमने हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करनी है, एक्स एक्सिस वाली, ठीक है। वाई एक्सिस पे नहीं आपने इफेक्ट शो करवाना, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला सीखेंगे हम। जी एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि मतलब कि वाई एक्सिस पे क्या शो कराएं? नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, आज तक तो नहीं पूछा। एक क्वेश्चन है सिर्फ, उसमें उसने रिक्वायरमेंट ए में कहा था, रिक्वायरमेंट ए में कहा था कि एज्यूम कीजिए गुड एक्स इंफीरियर है। रिक्वायरमेंट बी में कहा एज्यूम कीजिए गुड वाई इंफीरियर। ये पास पेपर का नहीं, आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, वो पास पेपर का नहीं है। एक्स इंफीरियर है, फिर पार्ट बी में कहा गुड वाई इंफीरियर है। तो सॉल्व करते हुए उसने एक्स वाले को एक्स एक्सिस पे रखा, वाई वाले को वाई एक्सिस पे। पहले एक्स एक्सिस पे इंफीरियर का इफेक्ट शो करवाया, फिर वाई एक्सिस पे शो करवाया। फर्ज कीजिए, अव्वल तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर आ भी जाता है तो आपने पहले एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को रख देना, वाई एक्सिस पे गुड वाई इफेक्ट शो करवा दे। फिर आपने जब उसने कहा अज्यूम कीजिए गुड वाई इंफीरियर है, तो आपने वाई को एक्स एक्सिस पे लिख देना, ठीक है। ऐसे कैसे कोई भाई ये जो पूछ रहे, हमने कभी भी कोई जो प्राइस चेंज होगी, ठीक है, उसको हमने हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करवाना है, वाई एक्सिस पे शो नहीं करवाना, ठीक। और कोई क्वेश्चन? थोड़ी सी अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करें तो वाई एक्सिस पे भी इनकम इफेक्ट को शो करवा सकते हैं, लेकिन प्राइस इफेक्ट को कभी नहीं शो करवा सकते। इनकम इफेक्ट को फिर भी आप थोड़ी सी कोशिश करके वाई एक्सिस पे शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता उसको, ठीक है। वही एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये काम कीजिए, पेज 65 एक्सप्लेनेशन थर्ड एक्सप्लेनेशन में एंड में लिखा हुआ है दिस विल कंपनसेट इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये वाला सेंटेंस काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको। दिस विल कंपनसेट इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसको डिलीट कर दीजिए। पेज 65 एक्सप्लेनेशन में थर्ड पॉइंट है, उसका लास्ट सेंटेंस दिस विल कंपनसेट इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। चलिए अब कुछ आई कैप के पास पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्वायर क्या कर रहा है, हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। कह रहा है डिफाइन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व। हमने इसको डिफाइन तो करना है, लेकिन साथ में इसको डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि मार्क्स ज्यादा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन आपको कहीं मिली? आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है जी? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन कहीं आपको मिली है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक्सप्लेनेशन में पॉइंट 4 में दिया हुआ उसने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? स्लाइडिंग ओवर सेम इंडिफरेंस कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नजर आई आपको? अच्छा, क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर देंगे? उसको शो करवाना आता है आपको? कैसे शो करवाएंगे? रीजनल इक्विलिब्रियम और हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करवाने के लिए याद रखें न्यू इक्विलिब्रियम बनाना जरूरी नहीं होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करवाने, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली ओरिजिनल इक्विलिब्रियम और हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम का डिफरेंस है। न्यू इक्विलिब्रियम तो तब शो करवाते हैं जब हमने कंप्लीट करना हो, उसको इनकम इफेक्ट भी शो करवाना हो, तब न्यू इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी। नहीं मेरे भैया, नया बजट लाइन शो करवाना है, न्यू बजट लाइन तो शो करवाएंगे हम। मैं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहा हूं, वो शो करवाना लाजमी नहीं है। जो न्यू बजट लाइन जो है वो तो शो होगी।
33 स्लाइडिंग ओवर अ सेम इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, अब की बार उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी, वो उसने खुद बता दी डेफिनेशन। फिर कह रहा है डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन कर दीजिए, यानी मुझे डायग्राम बता दे, एक्सप्लेन कर दें उसको डायग्राम को। तो डायग्राम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बना देंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायग्राम बनाएंगे तो क्या इसमें इनकम फैक्ट शो करवाना है हमने? नहीं करवाना हमने। ठीक जी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट विद रेफरेंस टू कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम। आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इसके बाद उसने कहा प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये हमने शो करवाने हैं। इस डायग्राम में सबसे अहम लफ्ज क्या है भला? गलत नहीं। इस क्वेश्चन में सबसे अहम लफ्ज क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं, डायग्राम्स का वर्ड। डायग्राम्स को अंडरलाइन कीजिए और देखें एंड क्या कह रहा है, ए डायग्राम या डायग्राम्स। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने एक से ज्यादा डायग्राम्स बनाने हैं। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमने एक से ज्यादा डायग्राम। कैसे पता चला एक से ज्यादा डायग्राम? डायग्राम्स का वर्ड उसने। इसका मतलब है हमें प्राइस इफेक्ट को अलहदा डायग्राम बनानी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अलहदा, इनकम इफेक्ट की अलहदा। ठीक है, अच्छा प्राइस इफेक्ट की डायग्राम बना रहे हैं भैया। मैं थोड़ा सा होल्ड क्यों नहीं कर लेते मेरे भाई, मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, अभी कंक्लूड तो नहीं किया। प्राइस इफेक्ट में क्या उसने हमें बताया है कि इंक्रीज इन प्राइस के साथ हमने सॉल्व करना है कि डिक्रीज इन प्राइस के साथ? नहीं बताया। तो किसके साथ करेंगे? डिक्रीज इन प्राइस के साथ। वैसे किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस का। दूसरी चीज, क्या उसने ये बताया कि टाइप ऑफ गुड क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी, सब्स्टिट्यूट होगी, या कि गिवन गुड होगी? ये बताया। तो कौन सी गुड एज्यूम करनी है? हाँ, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं हम। उसे इंडिपेंडेंट गुड, नॉर्मल गुड कंज्यूम कर लेंगे, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट गुड नॉर्मल एज्यूम करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करवाने के लिए बताइए इनकम इफेक्ट को यूज करते हैं। इनकम इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है या प्राइस इफेक्ट में? प्राइस इफेक्ट में। प्राइस इफेक्ट में नॉर्मल इक्विलिब्रियम में या एक्सटेंडेड एनालिसिस में? एक्सटेंडेड एनालिसिस में। शाबाश। यहां पे भी उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा प्राइस इंक्रीज का बताना है कि डिक्रीज का। किसका बताएंगे? डिक्रीज का। अच्छा, टाइप ऑफ गुड नहीं बताई कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो नॉर्मल गुड का बताए, इंफीरियर का या गिवन का। तो क्या करें? किसी का भी कर सकते हैं हम, वो उसका नॉर्मल गुड के साथ बनाएंगे। वैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तक इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि गुड नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिवन है। ठीक है, वो तो हम डिसाइड करते हैं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आइडेंटिफाई करना होता है। इनकम इफेक्ट नहीं बताया उसने, इंक्रीज इन इनकम के साथ बनाना है कि डिक्रीज इन इनकम के साथ? इंक्रीज के साथ बताया। नहीं बताया नॉर्मल गुड है कि इंफीरियर गुड है? नॉर्मल गुड के साथ बनाया। तो बताइए इसमें एक डायग्राम बनेगी या 3 डायग्राम बनेगी? कैसे पता चला 3 डायग्राम बनेगी? अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही रहता, सिर्फ एंड पे लिख देता यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम्स, एस ना होता, एस ना होता, फिर 3 डायग्राम नहीं बनती भैया। डायग्राम उसने कहा है एक डायग्राम। डायग्राम का मतलब एक डायग्राम। एक ही डायग्राम में हम तीनों इफेक्ट शो करवाते, प्राइस इफेक्ट भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी, इनकम इफेक्ट भी, क्योंकि एक्सटेंडेड एनालिसिस में ये तीनों इफेक्ट आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें सबसे अहम लफ्ज जो है वो एस का है। डायग्राम एक बनानी है या डायग्राम्स एक से ज्यादा बनानी है? हर एक की अलग अलग बनानी। आई कुछ बात समझ जी? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नेक्स्ट 35, इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस इफेक्ट इज द एग्रीगेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बताइए इस सेंटेंस से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री। कहते हैं एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ए डायग्राम को अंडरलाइन कीजिए। एक डायग्राम बनेगी एज्यूमिंग दैट
गुड्स आर नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और दूसरा क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस वेयर एज कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ द अदर गुड रिमेन कांस्टेंट। बताइए, दो बुलेट पॉइंट उसने दिया है, दोनों की अलग-अलग डायग्राम बनेगी या एक डायग्राम बनेगी? एक डायग्राम। उसने क्वेश्चन में ऊपर कह दिया एक डायग्राम बनाओ। अच्छा, उस डायग्राम में कह रहा है हमने अज्यूम कर रहा है गुड्स आर नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट। गुड्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, यानी गिवन या इंफीरियर नहीं है, नॉर्मल है लेकिन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। एक्सटेंडेड एनालिसिस बनाना हमने सब्स्टिट्यूट। और दूसरा, प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस वेयर कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ अदर गुड रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है प्राइस इफेक्ट जब भी शो करवाते हैं हम एक गुड की प्राइस ही चेंज करते हैं जो एक्स एक्सिस वाली होती है, दूसरी गुड की प्राइस तो चेंज नहीं करते, कंज्यूमर की इनकम तो चेंज नहीं करते। अच्छा, इसमें उसने कहा है प्राइस चेंज करके इफेक्ट शो करवाना है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज ये नहीं बताया उसने। तो किसके साथ बनाएंगे? डिक्रीज के साथ। कैसे पता चला आपको ये एक्सटेंडेड एनालिसिस है? ऊपर उसने बता दिया प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। इसको एक्सप्लेन करना है, ये इक्वेशन ही हमारी एक्सटेंडेड एनालिसिस में बनती है। तो इसमें प्राइस इफेक्ट को इंक्रीज के साथ शो करवाएंगे, डिक्रीज के साथ? डिक्रीज के साथ शो करवाएंगे। गुड्स आर नॉर्मल, गुड्स नॉर्मल है, यानी इंफीरियर गुड या गिवन गुड का केस नहीं है। क्लियर हो गया कैसे ड्रॉ करना है? नॉर्मल एक्सटेंडेड एनालिसिस जो हमने कल पहली डायग्राम बनाई थी। 35 में कोई प्रॉब्लम? 36 में आइए। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम प्रूव दैट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तो सिंपल वही 35 वाला ही क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ यह कि 35 में उसने हमें अपनी तरफ से एडिशनल इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूज करने की कोशिश की। ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन ना भी देता हम क्वेश्चन फिर भी ऐसा ही बनाते हैं, क्योंकि जो चीजें उसने कही है ये तो हम नॉर्मली भी अज्यूम करते हैं कि प्राइस डिक्रीज होगी। एक्सटेंडेड एनालिसिस में हमेशा प्राइस चेंज होती है, इनकम थोड़ी चेंज होती है। और दूसरा, इसमें गुड्स जो है अगर वो कुछ खुद से कुछ ना बताए तो हम गुड्स नॉर्मली अज्यूम करते हैं। जी जी, इसमें तो एक ही डायग्राम बनानी है, तो नॉर्मल गुड की सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड और सब्स्टिट्यूट ये अलग कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग कंसेप्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग कंसेप्ट है और गुड्स और सब्स्टिट्यूट ये अलग कंसेप्ट है। एक ही इस डायग्राम में कैसे बनाएंगे? एक ही डायग्राम में सारा कैसे, मतलब ये करना होगा? ये डायग्राम क्या बना यार, खुदा का खौफ करे, कल जो हमने डायग्राम बनाई थी उस एक ही डायग्राम में हमने तीनों चीजें शो नहीं करवाई थी क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था ना, इसमें आपने अभी कहा कि सब्स्टिट्यूट है, आपने भी कहा कि अलग-अलग चीजें। सब्स्टिट्यूट, हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूट उसने सब्स्टिट्यूट कह दिया, इसका मतलब ये हुआ एक ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होनी चाहिए। आप नॉर्मल गुड का रेगुलर बनाइए ना एक्सटेंडेड एनालिसिस, उसमें जब आप इक्विलिब्रियम देखेंगे तो जिस चीज की प्राइस कम हुई है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही होगी और दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो रही होगी। हमने ये देखना है सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक ही क्वांटिटी बढ़ती है दूसरे की कम होती है। यहां पे जब आप डायग्राम बनाएंगे एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, और वाई की कम होगी, ठीक है, वाई की कम होगी। आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा वाई की कम होगी। तो ये सब्स्टिट्यूट का वर्ड ना भी यूज करता तो फिर भी हमारी डायग्राम वैसी बनती। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन 31 पे आइए, यही कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। कह रहा है डिफाइन प्राइस इफेक्ट एंड डिस्प्ले प्राइस इफेक्ट यूजिंग डायग्राम्स, प्लूरल फॉर्म यूज की है। अब बताइए एक डायग्राम बनानी है कि तीन? प्राइस इफेक्ट में कह रहा है व्हेन, पहली ऑप्शन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, इंडिपेंडेंट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। बनानी आती है कि नहीं आती है? हमें बिल्कुल। एक चौथी ऑप्शन दे देता गुड्स आर गिवन, फिर भी हम बना लेते, ठीक है। अगर कोई एक गुड गिवन है तो फिर भी डायग्राम बना सकते थे। तीनों सिचुएशन बना, इनमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन 30,
रिवर्स ऑर्डर में मैं इसलिए चल रहा हूं ताकि पहले मुश्किल वाले जो क्वेश्चन है हमारे वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन 30, इनकम इफेक्ट बताना है यूजिंग डायग्राम्स फॉर नॉर्मल गुड एंड व्हेन प्रोडक्ट एक्स इज, अगर यहां पे लिखता है व्हेन प्रोडक्ट वाई इज इंफीरियर तो एक्स एक्सिस पे शो करवाता। क्वेश्चन 29, ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहता है इनका इफेक्ट बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। डायग्राम के जरिए से पूछ रहा है जी, तो मार्क्स ज्यादा, हम डायग्राम के जरिए से इफेक्ट बता देंगे। पहला, इफ इनकम इंक्रीजेज एंड एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स, इनकम इफेक्ट पूछ रहा है। लेकिन यहां पे चूंकि उसने हमसे खुद कह दिया कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम इनकम को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन इनकम के साथ इफेक्ट शो नहीं करवा सकते। और वाई एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है। इफ इनकम इंक्रीज एंड एक्स इज एन इंफीरियर गुड, ये बेसिकली क्वेश्चन 30 ही उसने पूछ लिया थोड़े डिफरेंट वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन 30 में भी यही कह रहा है ना, इनकम इफेक्ट बताइए जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज, जब नॉर्मल गुड के केस में और जब इंफीरियर है। 29 और 30 में इतना फर्क है, 30 में उसने स्पेसिफाई नहीं किया इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाना है कि डिक्रीज के साथ करवाना है। 29 में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाना। क्वेश्चन 28 जी, बताइए कितनी डायग्राम बनेगी इसमें। एक इनकम इफेक्ट पूछ रहा है, प्राइस इफेक्ट पूछ रहा है। इनकम इफेक्ट इंक्रीज इन इनकम के साथ क्या डिक्रीज इन इनकम के साथ, चेंज है, किसी स्पेसिफाई नहीं करा, हमारी मर्जी होगी किसके साथ हम शो करवाएंगे, इंक्रीज के साथ। करेक्ट। नहीं नहीं, ये दोनों नहीं हो सकती, सिर्फ एक गुड इंफीरियर होगी, एक गुड इंफीरियर होगी। ठीक, हाँ स्टेटमेंट ये गलत है, इसमें उसे कहना चाहिए था व्हेन गुड इज इंफीरियर, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इनकम बढ़े और आप दोनों की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करें, वो इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते वो। जी 27, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है पता है, चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आते हैं। नरेट द assumptions applicable to indifference curve approach. Assumptions with the help of indifference curve show how consumer maximize their level of satisfaction. Support your decision by drawing a suitable diagram. एक डायग्राम को ड्रा करना है, आपने बताना है कैसे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है डिफरेंस कर्व में। क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम बनाना पूछ रहा है क्या चेंज इन इक्विलिब्रियम। भाई चेंज कहाँ लग रहा है आपको, चेंज इन इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि इनकम इफेक्ट मुझे शो कराओ, प्राइस इफेक्ट शो कराओ। वो कह रहा है मुझे बताओ कंज्यूमर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सिंपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। 25, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जनरल कर रहा है, हम डिफाइन कर देंगे इंडिफरेंस कर्व को क्या होता है, इक्विलिब्रियम बता देंगे और फिर उसके बाद डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देंगे, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे। 24 भी वही क्वेश्चन, अजम्पशंस, और फिर उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सेम है। 23 भी सेम कंसेप्ट है, 22 भी सेम। 22 में डायग्राम नहीं पूछ रहा, अजम्पशन पूछ रहा है। अजम्पशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन दो कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन बता दीजिए और वो इक्विलिब्रियम शो करवा दीजिए, कंज्यूमर कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है ईजी हैं और हमने किए हुए हैं साथ साथ। कोई क्वेश्चन बहरहाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, 9 और 10 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे अहम है।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, 9 और 10। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी सर वो लॉ ऑफ यूटिलिटी मानने से यूटिलिटी के अंदर हमने कहा था कि जो यूटिलिटी है वो लास्ट दो से सेम मानी चाहिए, मतलब लास्ट दो लास्ट यूनिट जो आप किसी भी प्रोडक्ट का परचेज करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने यही पढ़ा था कि आप जो भी 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं जो उनका लास्ट यूनिट होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन अगर वो डाटा के अंदर सेम हो ही ना तो फिर नहीं वो डाटा जब आपको खुद से डाटा देगा ना तो उसमें सेम होगी, लाजमी है सेम होगी। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जिसमें वो सेम ना हो। सेम ना हो तो फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? चलिए आज का लेक्चर भी यहाँ पे क्लोज करते हैं।